हाँ जी भाई, जय हिंद, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी के, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हों भाई, शानदार हों, जबरदस्त हों। आ जाइए, आ जाइए मेरे भाई। कुछ बातें हैं जिन्हें समझना जरूरी है और जिन्हें आगे बढ़ाना जरूरी है। क्या सर क्लास स्टार्ट हो चुकी है? जी भाई, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी को लाइव दिखाई दे रही होगी और हम इन्हीं चीज़ों को फिर आगे बढ़ा रहे हैं। मौसम एकदम ठंडा है। चलिए भाई, तो जहाँ हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। और जब हम कंटिन्यू करेंगे तो देखेंगे चीज़ों को मेरे भाई। हमने पार्ट वन पढ़ लिया था, पार्ट टू सिटीजनशिप पढ़ लिया था, पार्ट थ्री फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया था। और आज हमारा जो हेडिंग होगी वो होगी पार्ट फोर। पार्ट फोर एंड फोर ए। पार्ट फोर और फोर ए हमारी हेडिंग होगी, जिसमें हम डीपीएसपी, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ने वाले हैं। डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज को हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो एक एक करके पढ़ते हैं, आ जाइए समझते हुए। आज मैंने कुछ चीजें यहाँ पर जो है पीपीटी के माध्यम से कराऊंगा, क्योंकि इसमें बेसिकली समझाने वाला कॉन्सेप्ट है और डीपीएसपी क्या है ये सब मैं आपको समझा दूंगा। और समझने के बाद में फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रह जाएंगी। जैसे सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं पार्ट नंबर फोर। बिल्कुल प्यार से सुना करो, चीज़ों को ध्यान से सुना करो और बहुत आसानी से आपके दिमाग में घुस रही होंगी, मुझे ये सब भी पता है। पार्ट नंबर फोर रिलेटेड है डीपीएसपी से। किससे? डीपीएसपी। इसको क्या कहते हैं? इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व। कहां से लिए, क्या क्या है, ये सब बातें बाद में समझेंगे, लेकिन मैं समझाता हूं इनका उद्देश्य क्या है। एक्चुअली ये डीप डायरेक्शंस हैं। ये क्या हैं? ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो डायरेक्शन देते हैं स्टेट को। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं जो डायरेक्शन देते हैं, कहते हैं स्टेट से कि हे स्टेट, तुम जब जब पॉलिसी बनाओ तब तब हमारा ध्यान रखो। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो डायरेक्शन देते हैं स्टेट को कि हे राज्य, तुम नई पॉलिसी बनाते समय हम प्रिंसिपल्स को लागू करने की कोशिश करो। अगर तुम हमें लागू करोगे तो तुम एक कल्याणकारी राज्य बन जाओगे, तुम एक वेलफेयर स्टेट बन जाओगे। तो डीपीएसपी का जो उद्देश्य है वो है राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाना, एक स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाना। समझ में आई बात? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो अगर डीपीएसपी की मैं एम की बात करूं, एम की, तो इसके दो एम है बेसिकली। वो दो एम कौन कौन से हैं? एक तो है एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और जो दूसरा उद्देश्य है वो है सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी की स्थापना करना। सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना।
सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। समझ की बात को। तो एक तो उद्देश्य है वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, और दूसरा उद्देश्य है टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा भी होगा आगे। सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव क्या है और एम क्या है? टू स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। टू स्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है सर, बात हमारे समझ में आ गई। ये इसका उद्देश्य, इसका मतलब ये अच्छे प्रिंसिपल्स होंगे। जी हाँ बिल्कुल। देखिए मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे हैं। जैसे आप स्कूल जाते थे तो उस समय पर स्कूल डायरी होगी सर। मुझे पॉलिटी अब बहुत अच्छे से समझ आती है। बहुत अच्छा मेरे भाई। अब मेरी बात सुनो। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे आप स्कूल जाते होंगे, आपके पास डायरी होगी, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, इंस्ट्रक्शंस टू द पेरेंट्स, या गाइडलाइंस होंगी, इंस्ट्रक्शंस टू द टीचर्स। नेक्स्ट लिखा होता था इंस्ट्रक्शंस टू द स्टूडेंट्स। उसमें क्या क्या लिखा होता था कि एक स्टूडेंट को जो है डेली स्कूल आना है, स्कूल ड्रेस में आना है ना। ऐसे करके मतलब एक स्टूडेंट के लिए क्या इंस्ट्रक्शन होती है कि डेली स्कूल ड्रेस में आए, बाल कटे हुए होने चाहिए, शर्ट के स्लीव्स फोल्ड नहीं होने चाहिए, शर्ट टक्ड इन होनी चाहिए, यहाँ जेब पे मोनोग्राम होनी चाहिए, स्कूल बेल्ट लगी होनी चाहिए, शूज पॉलिश होने चाहिए, सॉक्स मैच के होने चाहिए, है ना, नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, ऊपर वाला बटन बंद होना चाहिए, टाई ऊपर तक लगी हुई होनी चाहिए, है ना, यहाँ लटका लेते थे, वो काम नहीं करना है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस किसके लिए हैं? ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर कोई भी इनको फॉलो करे और थोड़ा बहुत पढ़ भी ले। सर आपकी तबीयत खराब लगी? हाँ मेरे भाई, गला बैठा हुआ था 2 दिन से, और जो है अभी भी हल्का सा है, आवाज भी चेंज हल्की सी आ रही होगी। अब तो पहले से काफी बेटर है ना। तो मैं यही कह रहा था कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। अब जैसे आयरन वगैरह के वो कपड़े होने चाहिए, अगर कोई भी बच्चा उन इंस्ट्रक्शंस को मानता है तो एक वेलफेयर स्टूडेंट कहलाएगा। सेम वैसे ही कुछ गाइडलाइंस हैं स्टेट के लिए। जैसे राज्य को कोशिश करनी है कि उसके राज्य में कोई भी भूखा ना सोए, उसके राज्य में सबके पास ऐसा काम हो जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। उसके राज्य में जो भी लोग खाना खा रहे हैं उस खाने का न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए ताकि बीमारियां ना हो। उसके राज्य में मदिरा, मांस मदिरा, सुल्फा, सुट्टा, चरस, अफीम, गांजा, है ना, इन सब का सेवन नहीं होना चाहिए। पशुओं को ना काटा जाए, कम से कम दूध देने वाले पशुओं को तो ना काटा जाए। जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हो गए, जैसे कि लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, है ना, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, इंडिया गेट हो गया, चार मीनार हो गया, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए, इनका संरक्षण किया जाए, है ना, इनको बचाया जाए, समय समय पर पेंट वगैरह कर दिया जाए, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितना भी वाइल्ड लाइफ है, जो वन्य जीव है, जहां से जंगलों से अगर हाईवे निकालने हैं, एक्सप्रेस वे निकालने हैं, तो उनको एलिवेटेड वगैरह करके निकालें ताकि जो नीचे जानवर हैं उनको दिक्कत ना हो, जंगलों को ऐसे ही ना काटा जाए। ठीक है। सरकार का कोई दबाव ना हो जुडिशरी के ऊपर, ताकि जुडिशरी निष्पक्ष तरीके से फैसला ले सके और सारी चीजों को कर सके। सभी लोगों को समान समझा जाए, अगर काम समान करवा रहे हैं तो पैसे भी समान दिए जाएं, जेंडर के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। किसी के पास कानूनी सहायता लेने के लिए वकील वगैरह हायर करने के पैसे नहीं है तो सरकारी वकील उसको मिलना चाहिए। मतलब समझ रहे हो, इस देश में जो कुछ भी खनिज निकल रहे हैं उस पर सभी नागरिकों का समान जो है अधिकार होना चाहिए, सबको वेलफेयर होना चाहिए। तो ये सारी वो बातें हैं, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, ये सारी वो बातें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी डीपीएसपी में। समझ में आई बात? तो अगर कोई भी राज्य इन सबको लागू करेगा तो वो बन जाएगा एक वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। लेकिन याद रखना मेरे भाई, ये जो डीपीएसपी हैं इनको आप जबरदस्ती लागू नहीं कर सकते। कोई राज्य मतलब कैपेबल होगा तो लागू करेगा, नहीं कैपेबल होगा तो नहीं करेगा। सफाई बनी रहे बिल्कुल। जो ये खादी वगैरह, खाद्य उद्योग होते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज, इनको भी प्रमोट किया जाए, ऐसी ऐसी बात है। तो कोई भी राज्य कैपेबल होगा तो इनको लागू करेगा, कैपेबल नहीं होगा तो लागू नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए एक माउंटेनियस राज्य, एक प्लेन का राज्य है। अब जो पहाड़ों वाले राज्य होते हैं वहां पर मेनली क्या सोर्स होता है इकोनॉमी का? घूमना, टूरिज्म, और दूसरा दारू, है, संतरा। पिया है संतरा तूने कभी? हाँ, दारू का नाम है संतरा, कच्ची। तो ये है कहानी। अच्छा, दो हो गए। लेकिन जैसे प्लेन्स में क्या है, दारू भी है, टूरिज्म भी है, एग्रीकल्चर भी है, इंडस्ट्रीज भी हैं। अब ये कहता है कि मदिरा का सेवन बंद करो। अब प्लेन्स वाले ने कर दिया तो उसके पास दूसरे सोर्सेज हैं, जैसे टूरिज्म भी थोड़ा तो रहेगा ही, इसके साथ एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में दारू नहीं तो घूमना नहीं, टूरिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा, और दारू गई तो भाई सब टैक्स गया बहुत बड़े लेवल पर। तो वो राज्य कैसे आगे चल पाएगा?
अब जब राज्य आगे नहीं चल पाएगा तो फिर तो उसके लिए वेलफेयर के लिए कर रहा था, लेकिन वो पीछे चला जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, तो राज्य की इकोनॉमी ठप हो जाएगी। तो पहाड़ी क्षेत्र मतलब समझ लो ना, चाह करके भी जो है मदिरा वगैरह को, बाजारों को बंद नहीं कर सकते हैं। ये सब बातें किस राज्य में लागू करते हैं? अरे बताऊंगा ना मैं किस में करते हैं, सुन लो पहले। तो पहाड़ी क्षेत्र नहीं कर सकता, प्लेन से कर सकते हैं, और प्लेन्स में कर भी रखा है। जैसे दारू को बैन कर रखा है किसने? बिहार ने कर रखा है, गुजरात ने कर रखा है। लेकिन याद रखना भाई, जो जितना बैन करता है वहां से उतनी ही ज्यादा चलती है। गुजरात और बिहार में बहुत बड़े लेवल पर दारू की सप्लाई होती है। वहां फिर लोग घरों में बना रहे हैं, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है ना। महंगी बिक रही है और ज्यादा, दुबक छुपक के बिक रही है, मतलब ब्लैक में चल रहा है सब कुछ। और सब होता है यार, पुलिस को पैसे खिला देते हैं, और पुलिस को पैसे खिला करके फिर चीजें जो है चलती रहती हैं, समझ रहे हो बात? तो ऐसे करके चीजें चलती हैं। ये हुई आपकी कहानी है। तो मैं यही कह रहा था कि कोई राज्य कैपेबल होगा तो लागू करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। आप ये नहीं कह सकते कि यूपी ने तो लागू कर दिया, बिहार ने तो लागू कर दिया, महाराष्ट्र क्यों नहीं कर रहा है, मतलब समझ रहे हो? कोई राज्य की इच्छा होगी तो लागू करेगा, नहीं इच्छा होगी तो लागू नहीं करेगा। इसके लिए आप जबरदस्ती कोर्ट में जाके लागू नहीं करवा सकते हो। और कोर्ट में नहीं जा सकते जब हम इसको लागू कराने के लिए, और जिस चीज के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते वो क्या होती है? नॉन जस्टिफिएबल। दैट्स वाई डीपीएसपी आर नॉन जस्टिफिएबल। ये नॉन जस्टिफिएबल हैं, मतलब गैर न्यायोचित। न्यायोचित, हम इनके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। और ये बात लिखी हुई है आर्टिकल नंबर 37 में। क्या कहा? आर्टिकल नंबर 37 में ये बात लिखी हुई है। 37 में। नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा बताओ, इन्हें कहाँ से लिया गया है? तो डीपीएसपी आर टेकन फ्रॉम, तो टेकन फ्रॉम लिया गया है आयरलैंड से। आयरलैंड के पास भी नहीं थे, आयरलैंड ने खुद स्पेन से लिया है। आयरलैंड के पास भी डीपीएसपी नहीं थे, उन्होंने खुद स्पेन से लिया है। दारू तो बैन हो ही नहीं सकती, इससे तो सबसे ज्यादा कमाई होती है, वही तो। बिहार में सबसे, अरे ऑफिशियली बंद है भाई, चलता सबसे ज्यादा है। और जहां सबसे ज्यादा चलता है वो ब्लैक में चलता है, तो उसकी इनकम सरकार के पास नहीं आती, लेकिन सरकारी लोगों के पास आ जाती है। समझ रहे हो? सरकार के पास इनकम नहीं आती, सरकारी लोगों के पास आ जाती है। पुलिस के पास अपना हफ्ता पहुंच जाता है, डीलर्स के पास अपना, मतलब एक बड़े लेवल पे। ऑटो रिक्शे वाले, ई रिक्शे वाले, आपके बसेस वाले, ये सब सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब हम पटना गए थे तो वहां जाकर के और इन सब के बारे में डिटेल्स हमने मिली थी, है ना। हमने भी पता किया था कि भैया कैसे कैसे सिस्टम काम करता है। तो वहां पर जैसे ही ना रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे और रात का समय होगा, तो डायरेक्टली वो पूछने लग जाते हैं क्या है, इंतजाम करवाना है, इंतजाम करवाना है। तो हम भी वहां जैसे फ्लाइट से मतलब एयरपोर्ट से बाहर निकले, और आपका जो है पूछने लगे वो क्या करवाना है इंतजाम, चलो 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 हम करवा देंगे, हम करवा देंगे। आज हमारा तो सेमिनार था, सारे लोग साथ में जा रहे थे। तो हमने कहा बहुत लोग हैं हम। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सबका इंतजाम हो जाएगा। मैंने कहा हमें होटल तक जाना है, इंतजाम हमें होटल जाने का चाहिए। तो सिस्टम अलग है। जल्दी देखेंगे पटना में भाई, जैसे भी माहौल बनेगा। तो ये है कहानी। आ जाओ मेरे भाई। तो ये टेकन फ्रॉम आयरलैंड, और आपका जो है जस्टिफिएबल है। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक है, ठीक है। अच्छा, ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। दैट्स वाई जो बी आर अम्बेडकर साहब है, उन्होंने डीपीएसपी को क्या कहा है? नोबल फीचर कहा है। जो बी आर अम्बेडकर साहब हैं, उन्होंने डीपीएसपी को क्या कहा है? नोबल फीचर। उन्होंने डीपीएसपी को कहा है नोबल फीचर। ओके। क्या होगा? क्या कुछ भी नहीं होगा, होना क्या है? गधे। चलो आ जाओ, दिखाया जाए वो आपको। आ जाओ, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखो, डीपीएसपी पार्ट नंबर 4 में हो गए डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से 51 तक। डीपीएसपी आर रिटेन इन पार्ट 4, ये हम देख चुके हैं, बिल्कुल देख चुके हैं। एक एक करके ऐसे ही समझते रहना, ठीक है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द डीपीएसपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है, इसको हमने कहां से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का ये मत समझना आयरिश अलग है, आयरिश ही क्या है, आयरलैंड है, और गंगाधरी शक्तिमान है। विच हैड कॉपीड इट फ्रॉम स्पेन, तो आयरलैंड ने कहां से लिया है, स्पेन से लिया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला, दीज वर नोन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा गया था। इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा गया था। तो जो डीपीएसपी हैं, इन्हीं डीपीएसपी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा गया था। बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब्ड दीज प्रिंसिपल्स, जो अभी हम बात कर रहे थे, एज नोवल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो बी आर अम्बेडकर साहब हैं, उन्होंने इनको नोवल फीचर कहा है, संविधान का नोवल फीचर। ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी, ये भी हम देख चुके हैं, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना और सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी की स्थापना करना। ठीक है, अब आ जाइए मेरे भाई, फीचर्स ऑफ डीपीएसपी। द फ्रेज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डिनोट द आइडिया दैट स्टेट शुड कीप इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग एनी पॉलिसी। वाक्यांश, ये जो शब्द है वाक्यांश है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व उस विचार को दर्शाते हैं, उन प्रिंसिपल्स को दर्शाते हैं जो कि नीतियों को बनाते समय राज्य को ध्यान में रखने चाहिए। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो किसी भी नीति को बनाते समय राज्य को ध्यान में रखने चाहिए। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिफिएबल, ये नॉन जस्टिफिएबल है ना, आर नॉट जस्टिफिएबल, गैर न्यायोचित हैं, आप इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। हंस नॉट लीगली एनफोर्स बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, इनको कानून की अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, आर्टिकल नंबर 37 में। ठीक है, एक आर्टिकल तो क्लियर हो गया, 36 से 51 के बीच का एक आर्टिकल तो हमारा क्लियर हो गया कि डीपीएसपी आर नॉन जस्टिफिएबल, और ये बात आर्टिकल नंबर 37 में लिखी हुई है। वेरी गुड। डीपीएसपी रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ सोशलिज्म एंड देयर प्राइमरी एम इज टू फॉर्म अ वेलफेयर स्टेट, ये समाजवाद के आइडिया को जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, और इनका मुख्य उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना या कल्याणकारी राज्य बनाना। अब हम एक एक करके समझना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 36। अच्छा, इससे पहले हमने पार्ट नंबर 3 पढ़ा था, और पार्ट नंबर 3 आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक था, जिसमें हमने कहा था कि 12 से 35 तक तो है, लेकिन एक्चुअल आर्टिकल्स, एक्चुअल पावर हमें कहां से कहां तक मिल रही थी, 14 से लेके 32 तक। तो जो 12वां आर्टिकल था पार्ट नंबर 3 का, सबसे पहला आर्टिकल क्या कहता था, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कि बार बार हम स्टेट वर्ड यूज करेंगे, स्टेट वर्ड यूज करेंगे, तो वो स्टेट की डेफिनेशन क्या है वो उन्होंने सबसे पहले आर्टिकल नंबर 12 में दे दी। लेकिन आर्टिकल 12 इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दैट्स वाई वो परिभाषा जो थी वो मौलिक अधिकारों के लिए थी, फंडामेंटल राइट्स के लिए थी। ऐसे हम डीपीएसपी में कह रहे हैं कि राज्य को ये लागू करना है, ये लागू नहीं करना है, ऐसे फॉलो करना है, मदिरा के सेवन नहीं करना है, तो वो राज्य है क्या, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो इसीलिए डीपीएसपी का भी जो सबसे पहला आर्टिकल है उसमें क्या लिख दिया, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। दोबारा लिखने की बजाय जो आर्टिकल 12 में है वो यहीं पर है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल गवर्नमेंट, ऑल अथॉरिटीज वगैरह सब कुछ। इसका मतलब क्या है, सेम एज आर्टिकल 12। तो आर्टिकल नंबर 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा, लेकिन जो राज्य की परिभाषा है वो बिल्कुल जो आर्टिकल 12 में है वही परिभाषा है। तो एक आर्टिकल हो गया आर्टिकल नंबर 36। हाँ लिखो। हाँ, 12 और 36 सेम है, जो 12 में परिभाषा है वही 36 में है। 12 में फंडामेंटल राइट्स के लिए है, लेकिन 36 में क्योंकि पार्ट 4 का हिस्सा है तो वो डीपीएसपी के लिए है। चलिए भाई, इसके बाद 37 देखते हैं। 37 वही कहता है जो मैंने अभी बताया कि डीपीएसपी आर नॉन जस्टिफिएबल, डीपीएसपी आर नॉन जस्टिफिएबल, डीपीएसपी गैर न्यायोचित है, ये कहता है आपका आर्टिकल नंबर 37। अल्टीमेट एम यही है। अनुच्छेद, यह तत्व देश के शासन में मूलभूत और राज्य का कर्तव्य है कि वह विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करे, बिल्कुल है, इन सभी को लागू करे,
किंतु इन्हें न्यायपालिका के द्वारा प्रभावशाली नहीं बनाया जा सकता। यदि इनका उल्लंघन हुआ तो अर्थात यह गैर न्यायोचित है। अरे, अगर इनका उल्लंघन हुआ और कोई राज्य लागू ना करे तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। लिख लिया मेरे भाई? अच्छा सुनो, एक चीज और बताता हूँ आपको। जैसे डीपीएसपी है, तो जो संविधान है उसमें तो ऐसे ही लिखा है। कैसे? 36वां आर्टिकल ये रहा, 37वां ये रहा, 38वां ये रहा, 39वां ये रहा, 40वां ये रहा, 41वां ये रहा। उसमें तो ऐसे ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसे 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड सो ऑन ऐसे लिखा है। लेकिन फिर क्या हुआ, जब हम इसको पढ़ने लगे संविधान को, तो हमने कहा यार कैसे याद रखा जाए। कभी ये समानता की बात करने लगता है और कभी ये कहने लगता है कि जुडिशरी को अलग रखा जाए, कभी ये कहने लगता है कि मॉन्यूमेंट्स की रक्षा की जाए, और कभी ये कहने लगता है विश्व मंच पर शांति रखी जाए। तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, जिन्हें संविधान का ज्ञान था, उन लोगों ने कहा एक काम करते हैं, इसके कितने आर्टिकल है, 36 से लेकर के 51 तक ही तो है, इन आर्टिकल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मुझे लग रहा है ये एक जैसे आर्टिकल्स हैं, ये वाले एक जैसे आर्टिकल्स हैं, और ये वाले जो हैं एक जैसे आर्टिकल्स हैं। तो एक जैसे आर्टिकल्स को एक पार्ट में रख दिया गया। संविधान में कोई डिवीजन नहीं है। ये तो हमने अपने आसान अध्ययन के लिए, अपने आप को हमें आसानी से समझ आ सके, इस डीपीएसपी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है मेरे भाई? चलो भाई आ जाओ, देखो कौन से पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी। संविधान में कोई भी क्लासिफिकेशन या डिवीजन नहीं है, बट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड डायरेक्शन, इनका जो बेसिस है, जो डायरेक्शन है, जो दिशा है जिसको ये दर्शाते हैं, उसके आधार पर इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन से 3 पार्ट्स? एक होते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, जो समाजवाद को दर्शाते हैं। समाजवाद को दर्शाते होंगे। ऐसा नहीं देखा घर के बाहर पानी भर के रख दिया किसी ने गाड़ी में कि कोई राहगीर होगा तो पानी पीता चला जाएगा, क्या कहता है, अरे बड़ा सामाजिक आदमी है। कहीं गड्ढा ज्यादा हो रहा था सड़क पर, उसने ईंट कूट के डलवा दी, ईंट भर करके बराबर का कर दिया। अरे कोई बड़े भला भला नेक आदमी था, बड़ा ही सामाजिक आदमी था। जो सबको साथ लेकर के चलने की बात करता है वो सामाजिक हुआ। तो ऐसे प्रिंसिपल जो सबके साथ की, सबके विकास की बात करेंगे, वो सामाजिक होंगे। नेक्स्ट होते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स। वो प्रिंसिपल्स जो गांधी जी की विचारधारा को दर्शाएंगे। कौन से प्रिंसिपल्स? वो प्रिंसिपल्स जो गांधी जी की विचारधारा को दर्शाएंगे, वो होंगे गांधीयन प्रिंसिपल्स। और एक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों लिबरल इंटेलेक्चुअल, मतलब जो दिमाग से सोचने वाले बच्चे होंगे। जैसे आप किसी के घर पे गए, उनके घर पे छोटा बच्चा है, आप उससे पूछना बेटा तेरा नाम क्या है, तो वो क्या करेगा? मम्मी। क्या करेगा? मम्मी। ऐसे करता है, नहीं करता है? मम्मी के पल्लू के पीछे जाके छुप जाएगा। और कोई एक आधा होगा तो भाग जाएगा इतनी देर में। एक तीसरे तरीके के बच्चे होते हैं, जो होगा तो नाम आप बता देगा कि हाँ भाई ये नाम है। तो वो नाम बता देगा। अच्छा, फिर उसके घर वालों, अच्छा जैसे अगर नाम बता दिया गलती से, तो उसके घर वाले फिर नहीं रोकते। अरे नहीं, देखो पोयम आती है, इसको पोयम सुना, पोयम सुना सुना सुना, बड़ा सुना दे। बेटा यूं कर रहा है, काश मैं बड़ा होता और तुम्हें बता पाता। हैं, तुम जो नाजायज फायदा उठा रहे हो, मैंने एक दिन सुनाई थी उसका। अब वो सुना नहीं रहा है, लेकिन वो उसके बहुत पीछे पड़ गया। अच्छा चल चल चल, छोड़ पोयम छोड़, सब जोड़ लेता। अच्छा बता, 2 और 2 कितने होते हैं, बता बता बता। तुम बैठे हो, तुमने कहा, हाँ बेटा बता 2 और 2 कितने होंगे हैं? हाँ बेटा। अच्छा तुम्हें जबरदस्ती करनी पड़ रही है, क्योंकि तुम नहीं बोलोगे तो उन्हें लगेगा हमारे बच्चे को देख के जल गया। ये भी तो होता है, हमारे बच्चे से खुश ना हुआ,
तुम कह रहे हो दो और दो, बच्चा बता नहीं रहा, 4 मिनट हो चुकी हैं। उसके बाद अगर तो उसने बताया 4 होते हैं, तो जो पापा बैठा है वो तो बैठा है, मम्मी आएगी पीछे, अरे दिमाग का बहुत तेज है, दिमाग का बहुत तेज है, दिमाग का तो पूरा तेज है ये, सारे काम करवा लो इससे, सब आता है, सबको जानता है। मतलब ये मान लो वो बालक आइंस्टीन के बाद दूसरा बच्चा है जिसके अंदर इतना दिमाग है और जो पृथ्वी पे पैदा हो गया, और हर किसी का बच्चा वो दूसरा बालक है जो इस पृथ्वी पे पैदा हो गया। तो ये कहानी होती है। तो दिमाग का बहुत तेज है मतलब, समझ रहे हो ना। तो इंटेलेक्चुअल, अच्छा इसी को कोई थोड़ा सा ठीक वे में बोलेगा बोलेगा इंटेलेक्चुअली तो मतलब स्ट्रांग है, तो वही बात करना चाह रहा है, इंटेलेक्चुअल मतलब दिमाग का तेज। तो कुछ ऐसी बात है जैसे जुडिशरी के ऊपर लेजिस्लेचर का या एग्जीक्यूटिव का प्रभाव नहीं होना चाहिए, ताकि वो निष्पक्ष डिसीजन दे सके। जो कोर्ट है और जो सरकार है उसका एक दूसरे के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। तो ये कहानी होती है। तो ये सब बातें कौन सोचेगा, जो लिबरल इंटेलेक्चुअल होगा, ऐसे प्रिंसिपल्स जो होंगे दिमाग से सोचने वाले, वो इधर डाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिवीजन नहीं है, हमने अपने आसान अध्ययन के लिए इनके 3 पार्ट्स किए हैं, फिर मैं एक एक पार्ट को करके समझाता हूँ आपको, ठीक है। आ जाइए, पहले सोशलिस्टिक से ही शुरू करते हैं। अच्छा, यहां से डीपीएसपी जब से स्टार्ट हो रहा है, देखो हमने आर्टिकल 1 भी पढ़ा, 2 भी पढ़ा, 3 भी पढ़ा, 4 भी पढ़ा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और आर्टिकल नंबर 35 तक हमने सारे आर्टिकल्स पढ़े, कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि हम 1 से लेकर के 395 जो आर्टिकल्स थे जब संविधान बना था, लगातार सारे पढ़ने हैं? नहीं, हमें 1 से लेकर के 35 तक तो मेरे भाई सारे ही पढ़ने पड़ते हैं, और 36 से लेकर के 395 तक फिर हमें सारे नहीं पढ़ने, बीच बीच में से कुछ 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 आर्टिकल्स पढ़ने हैं। पढ़ने को पढ़ सकते हो सारे, लेकिन ना तुम्हारे पास उतना समय है और ना मेरे पास है कि मैं उतनी चीजें आपको पढ़ाऊं। तो इसी वजह से हम इनमें से कुछ 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 जो भी जरूरी जरूरी आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ते हुए चलेंगे। गुरुजी, आपको दूसरों के बच्चों के बारे में कुछ ज्यादा ही जानकारी है। मुझे तो अकबर की भी जानकारी है मेरे भाई, जानकारी तो शेरशाह सूरी की भी है, हैं? क्या कहते हो, चंद्रगुप्त मौर्य की भी है। इसका मतलब थोड़ी ना मैं उसके साथ बैठ के खीर खाता था, हैं? एक ही थाली में भोजन थोड़ी करते थे हम। बच्चे मन के सच्चे, हैं? ठीक है। तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स से शुरू करते हैं। तो 36वां 37वां हो गया। अब मैं बीच 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 में से आपको जो है जो भी इंपॉर्टेंट है वो करवाऊंगा। आर्टिकल 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको याद आ रहा है आर्टिकल 14 का वो वॉल्यूशन, मैंने कहा था कि आर्टिकल 39 बी और सी को जब लागू किया जाएगा वो 31 में माना जाएगा, और जो 31 में माना जाएगा वो आर्टिकल 14 का वॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। तो वो यही है, आप इसको समझो ये कहना क्या चाहता है। आर्टिकल 39 कहता है कि इट डायरेक्ट स्टेट टू सिक्योर, ये इस राज्य से कहता है तुम्हें ऐसा करना है। कैसा करना है? 3 चीजों की बात करता है। 3 चीजों की बात क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मतलब समझ रहे हो आप? जैसे गांव में आपने देखा आलू खुद रहे हैं, आलू देखे आलू खुदते हुए, तो उसमें क्या होता है, लेबर चाहिए होती है, तो जो भी मिल जाए। मान लेते हैं एक पुरुष है, एक महिला है और एक जो है बच्चा है। पूरे दिन उन्होंने काम किया, जब शाम को दिहाड़ी देने की बात आई, अगर पुरुष को 500 रुपए दिए गए हैं तो महिला को कितने दिए जाएंगे? 400 या 350, और बच्चा है तो उसको 200 रुपए। जबकि पुरुष को ये पता है कि भाई यहाँ काम मिल गया ठीक है, मैं तो आराम से करूंगा, मैं क्यों थकूंगा, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बगल वाले के यहाँ चला जाऊंगा, तीसरा चौथा पांचवा कहीं भी चला जाऊंगा। महिला इसलिए काम करेगी कि अगर आज यहाँ काम मिल गया घर के पास में, कल नहीं मिला तो दूर जाना पड़ेगा। इस वजह से बच्चा हो सकता है खेलता घूमेगा, लेकिन जब वो करने बैठेगा तो फिर वो फुर्ती में करेगा। तो मान लेते हैं सब ने, तीनों ने 25-25 कट्टे पैक किए आलू के, तीनों ने बराबर काम किया, लेकिन पैसा कैसे मिला? अनइक्वल। काम इक्वल, पैसा अनइक्वल, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होंगे वहां पर जो अच्छा बताओ, एक स्कूल है, कॉलेज है, कोई भी सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें प्रोफेसर है सेम सब्जेक्ट के, एक महिला एक पुरुष है, सेम एक्सपीरियंस वाले, बताओ क्या होगा? सैलरी में डिफरेंस होगा?
नहीं। एक ऐसा ही है, सब इंस्पेक्टर है, सैलरी में डिफरेंस होगा? नहीं होगा। एक जज है, एक महिला एक पुरुष है, सैलरी में डिफरेंस होगा? नहीं होगा। मतलब वहां पर काम देखा जाएगा, ये नहीं कौन कर रहा है। सेम काम सेम पैसा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर काम समान है तो पे भी समान किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कहता है 39 क्लॉज नंबर 1। क्लॉज 2 क्या कहता है? प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ऐसा ना हो कि कुछ, मान लेते हैं 500 लोगों के पास तो भारत में अरबों खरबों रुपया है, बाकी सब लोग भूखे रह रहे हैं, खाना भी नहीं पता शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पर समानता लेकर के आनी है सरकार को, इक्वलिटी लेकर के आनी है। केंद्रीकरण होने से बचाना है कि कुछ ही लोगों के पास पैसा हो, बाकी सब भूखे मर रहे हो, ऐसा ना हो। सर भारत में तो होता है। अरे भारत, ये डीपीएसपी कैसा है? डीपीएसपी का अगर ये फंडामेंटल राइट का हिस्सा होता है तो फिर एक काम किया जाता, जितने भी अमीर लोग हैं उन सबको बुलाते, उन सबको दावत देते, दावत बढ़िया वाली कि अमीरों की दावत है, दावत दे करके उसमें जहर परोस देते, सब मर जाते, पैसा बट बांट देते, तो बराबरी आ जाती। लेकिन ये डीपीएसपी है, तुम चैलेंज तो नहीं कर सकते। तो सरकार को ये कोशिश करनी है हालांकि, ठीक है। अच्छा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, जैसे कहीं से सोना निकला, खनिज निकला, पेट्रोलियम निकला, कुछ भी हुआ तो उस पर सबका बराबर हक है, सभी मटेरियल्स पर, तो सबको मिलना चाहिए भारत में। कभी ऐसा हुआ है? अच्छा मान लो जितना भी पेट्रोल निकला डिवाइड बाई भारत की जनसंख्या, तो सबके हिस्से में 100 ग्राम आया। तुम्हारे पास आया है कभी 100 ग्राम का पैकेट भिजवाया वो पेट्रोल का सरकार ने? नहीं आया। इसका मतलब सामान नहीं मिला। तुम क्या ही करोगे 100 ग्राम से? पूरा भारत देश उसे ऐसे ही फेंक देगा मजे मजे के लिए। सरकार क्या करती है, जो भी खनिज वनिज जो कुछ भी मिलते हैं उनको फिर भारत की जनता को ही बेच देती है, उनको भारत की जनता को ही बेच देती है। और भारत की जनता को जब बेच देती है फिर उससे जो पैसा आता है उसको नेता लोग खुद खा जाते हैं। ये हो गई रियलिटी। आओ किताबी ज्ञान की तरफ चलते हैं। उस पैसे से रोड बनाए जाते हैं, उस पैसे से पार्क बनाए जाते हैं, उस पैसे से हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं। ये हो गई किताबी बात है, ठीक है। और फिर उन हॉस्पिटल्स में आम आदमी भी जा करके इलाज करा सकता है। ये काल्पनिक बातें हैं, ठीक है ना? समझ रहे हो बात को? तो ये कैसी बातें हैं? काल्पनिक। रियलिटी में क्या होता है? उस पैसे को गड़प जाते हैं, हड़प जाते हैं, निपटा देते हैं। आ जाओ भाई। तो ये रहा, ये 3 प्रिंसिपल्स हो गए। आर्टिकल 39 के 3 पार्ट हो गए, 3 क्लॉजेस हो गए। क्लियर? आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A। अरे 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 39A क्या कहता है? सुनो ध्यान से। इट डायरेक्ट स्टेट टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, कि समान न्याय मिलेगा। ये बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि समान न्याय मिले। ऐसा नहीं है, आपने देखा ना मूवीज वगैरह में वकील नहीं मिल रहा, केस कौन लड़ेगा, बड़ी समस्या हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर आप अपना वकील हायर नहीं कर सकते तो सरकार आपको वकील देगी। आप केस जीतो हारो वो अलग बात है, लेकिन सरकारी वकील मिलेगा आपको, ताकि आपको इक्वल जस्टिस मिल सके। तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये है 39A। आर्टिकल 43 क्या कहता है? इट डायरेक्ट स्टेट टू सिक्योर अ लिविंग वेज। इट डायरेक्ट स्टेट टू सिक्योर अ लिविंग वेज, कि सरकार की ये जिम्मेदारी है, सरकार की ये जिम्मेदारी है, सुन रहे हो ध्यान से, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने राज्य के सभी नागरिकों को कोई ना कोई ऐसा काम प्रोवाइड करवाए। एमएनसीज में जॉब नहीं दिलवा सकते, बहुत बड़ी पोस्ट पर नहीं बना बैठा सकते, लेकिन कोई ना कोई ऐसा काम प्रोवाइड करवाए जिससे वो अपना और परिवार का पालन पोषण कर सके। इसके तहत एग्जाम्पल की बात मैं करता हूँ, वो है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके तहत कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाता है ना? आपको पता होगा इसके, इससे तो गांव के जो बच्चे हैं खास करके बहुत अच्छे से परिचित होंगे। मनरेगा जिसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, कुछ पैसा केंद्र सरकार देती है और कुछ पैसा राज्य सरकार देती है। केंद्र सबको देती ही है और राज्य अपने हिसाब से कम ज्यादा देती है, कोई राज्य ज्यादा देता है कोई कम देता है। तो इसके जो पेमेंट है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है पर डे का, लेकिन वही 300-400 रुपए के आसपास मिलते ही हैं, ठीक है। तो एवरेज एवरेज किसी राज्य में इससे ज़्यादा भी है और किसी राज्य में इससे कम भी है, तो फिर भी 400 रुपये के आसपास एवरेज होता है। तो मिनिमम 100 दिन का रोजगार इसमें मिलता है।
अच्छा, इसमें भी एक अलग धांधलेबाजी होती है, क्योंकि ये पैसा लोकल गवर्नमेंट के थ्रू आता है, तो लोकल गवर्नमेंट गांव के लेवल पर कौन होता है? प्रधान। प्रधान क्या करता है? प्रधान ऐसे लोगों का नाम लिखवाता है इसमें, मनरेगा में, जो उसके खुद के जानने वाले होते हैं। तो ऐसे लोगों का नाम लिखवा करके उसके लोगों के खाते में पैसा आ जाता है, और वो क्या करता है कि मैं तुम्हें काम पे भेजूंगा नहीं। तो उसके खाते में मान लेते हैं जो भी है कि 10,000 रुपए आए, तो प्रधान क्या करता है? 2,000 इसके, हाँ हाँ, तुम सोचो कहीं आधा आधा, ऐसा नहीं होता है। 2,000 इसके खाते में छोड़ देता है और 8,000 खुद ले लेता है उसमें से निकलवा करके। प्रैक्टिकली इसी के खाते में गए, सरकार की जनरल में इसी के खाते में गए, लेकिन प्रधान वहां से 70 से 80% पैसा ले लेता है। तुम 50% मत सोचना। ये कहता है भाई मैं 50% दूंगा तो काम भी करवाऊंगा, बिना काम करवाए, और अपने जानकारों के यहाँ पर ऐसा कर लेता है। अरे बहुत सी चीजें हैं यार गांव में, जो रहता है उसको पता है, और समझ भी गए होंगे समझने वाले, समझ गए होंगे। अगर आप गांव से हो तो समझ गए होंगे। तो ये प्रधान कमाई कर रहा है इसकी। सब घोटाला, इसमें भी घोटाला है सर, हाँ हाँ भाई। एक दिन का भाई, एक दिन का, एक दिन का था, मैं जो कह रहा था 400। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? सर हमारे यहाँ भी होता है। एक कह रहा है मेरे चाचा प्रधान है, तो वैसा आता है नहीं आता है? सर हमारे गांव में सेम ऐसा ही होता है, सिर्फ 1,000 रुपये देता है प्रधान। वो यही है भाई, यस सर, यस सर, बिल्कुल यही होता है। अरे हमें पता है भाई, यही तो है समस्या, समस्या बहुत है। आधे से ज्यादा खुद ले जाते हैं सर वो सर। हाँ वो लोग, हाँ आधे से ज्यादा ले जाते हैं। तुम्हारे गांव में मुखिया के द्वारा कराया जाता है ये काम? ऐसे ही है, क्या करें। चले आगे, लिख लिया? आ जाइए, आर्टिकल 47 क्या कहता है। मैंने बीच बीच में से इसलिए करवाया, मैंने कहा ना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई डिवीजन नहीं है। अच्छा सर, हमारे यहाँ जो किसान का पैसा आता है 2,000, उसमें से भी 1,000 ले लेते हैं? भाई ये अलग लेवल पे चल रहा है ना? मनरेगा का ले लेते वो बात ठीक है, इसमें से भी ले लेते हैं 2,000 जो आते हैं उसमें से भी। हाँ, अपनी जानकारों का नाम तो लिखते हैं। तो आ जाओ भाई, नेक्स्ट लिखो आर्टिकल नंबर 47। ये कहता है इट डायरेक्ट स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये राज्य को ये कोशिश करनी है कि उसके राज्य में जो लोग रह रहे हैं, वो जो खाना खा रहे हैं उसमें लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकारी कोटे का सामान है तो एकदम रद्दी जो सड़ रहा है वो बांट दो, लेकिन होता यही है ना? जो खराब हो रहा होता है उसको दे देते हैं कोटे का। सर हमारे यहाँ 400 एकड़ जमीन कर ली है प्रधान ने। हमारे यहाँ का प्रधान बहुत चरस पीता है। यूं कहते हैं कि फोटो खिंचाने के 50 रुपए मिलते हैं और राशन लपेट जाते हैं भाई साहब। हर योजना में से, हाँ बिल्कुल। विधवा योजना से लेकर के ओल्ड एज योजना से लेकर के बहुत सारी अलग अलग योजनाओं से, स्टेट की योजनाओं में, सब में से खाते हैं। चलो, तो यहाँ पर जो न्यूट्रिशन का लेवल है उसको बढ़ाना है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको बेहतर बनाना है, राज्य की जिम्मेदारी है। ये हो गए भैया आपके सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। कौन से हो गए? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। आ जाओ, अब गांधीयन की बात। अच्छा एक चीज समझा देता हूं मैं आपको। मैंने कहा आपसे कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई डिवीजन ही नहीं है, तो इस वजह से हो सकता है जो आर्टिकल 43 है वो यहाँ से यहाँ तक कुछ और कह रहा हो, फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ और कह रहा हो। तो एक पार्ट जो है उसका सोशलिस्टिक में आ जाए और दूसरा पार्ट किस में आ जाए? गांधीयन में। जैसे 47 है तो इसका एक पार्ट किस में आ जाए? सोशलिस्टिक में, और दूसरा पार्ट किस में आ जाए? गांधीयन में, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई जो है डिवीजन ही नहीं है। तो ये मत कहना, ये मत कहना कि ये गांधीयन में भी है सोशलिस्टिक में भी है। किसी भी आर्टिकल के दो हिस्से भी हो सकते हैं, एक गांधीयन में और एक आपका सोशलिस्टिक में।
नेक्स्ट आ जाओ तो फिर गांधी प्रिंसिपल्स में सबसे पहला है आर्टिकल नंबर 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत जो होती है जहां पर प्रधान वगैरह का इलेक्शन होता है। एक्चुअली इनिशियल लेवल पर ये इसी में था डीपीएसपी में, और लगा था कि राज्य इसको लागू करेंगे, एक आधा राज्य ने लागू भी किया 1959 में। लेकिन उसके बाद एक बार इलेक्शन हो गए, उसको पावर नहीं दी गई, उसको पैसा नहीं दिया गया, दोबारा इलेक्शंस नहीं हुए, ये सारी चीजें चल रही थी, इसी वजह से फिर इसको 11th शेड्यूल में डाला गया और 1993 में इसको परमानेंटली लागू किया गया। तो ये सबसे पहले हम गांधी जी की विचारधारा को दर्शाता है, आर्टिकल नंबर 40 में था इनिशियली पंचायती राज। आर्टिकल 43 प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये भी गांधी जी की विचारधारा है। आर्टिकल नंबर 47, ये अभी उसमें भी थे ना सोशलिस्टिक में, वहां पर क्या था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है ना, न्यूट्रिशन के लेवल को। यहाँ पे क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, तो नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। राज्य को ये कोशिश करनी है कि उसके राज्य में लोग नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। और आजकल तो विनोम वगैरह, इस सांप का जहर आजकल बहुत बड़ा ड्रग्स बन चुका है। पेंट जो होता है, पेंट जो वाइटनर होता है, वो भी वाइट लिक्विड जो होता है वो वाला, है ना। और पेंट वेंट पता नहीं कौन कौन से अलग अलग, सांप का जहर बहुत चल रहा है इस समय, मतलब जो हाई हो गए ना, जो पैसे अमीर बाप की औलाद होगी, वो सांप के जहर से नशा करने लगे हैं अब। तो ये है कहानी, तो वो सब चल रहा है। लिखो भाई फटाफट से। लिख जाए तो नोटेड लिखना। चले भाई, नोटेड, ओके, वेरी गुड। नाउ सी 48, प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउस काल्स एंड अदर मिल्चेस। काउस, कि हमें गाय को नहीं मारना है ना, स्लॉटर बूचड़ खाने जो होते हैं। और काल्स बछड़े जो होते हैं। और वैसे तो किसी को भी पशु वगैरह को नहीं मारना है, लेकिन अगर ना भी निठे तो कम से कम गाय बछड़े और दूध देने वाले पशुओं का वध तो नहीं करना है। ये भी गांधीयन प्रिंसिपल्स में आता है, हो गया। एक फिर बचेंगे थर्ड प्रिंसिपल्स, दैट इज लिबरल इंटेलेक्चुअल। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ये और लिख लो, फिर बचेंगे लिबरल इंटेलेक्चुअल।
चले मेरे भाई, आ जाओ। अगला है लिबरल इंटेलेक्चुअल। ये कौन कौन से हैं मैं एक एक करके समझाता हूँ। इनमें सबसे पहले है आर्टिकल नंबर 44 और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आर्टिकल नंबर 44 और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, यानी कि समान नागरिक संहिता। इसको क्या बोलते हैं, समान नागरिक संहिता। बच्चे स्कूल जाते हैं यूनिफॉर्म पहन करके, किस लिए, ताकि वो सब लोग एक जैसे दिख सके। ऐसा ही तो होता है, कोई भेदभाव उनके साथ में ना हो। और ये कह रहा है यूनिफॉर्म यानी कि समान, सिविल यानी कि हम जो आम नागरिक हैं हम क्या हैं, सिविलियंस हैं, कोड यानी कि रूल्स। अगर सभी नागरिकों के लिए रूल्स सेम हो जाए, देखिए सरकार जो बनाती है वो तो बनाती ही है, लेकिन अगर हमारे जो रिलीजियस कोड्स हैं वो भी सेम हो जाए, जैसे 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 आपने हिंदू और मुस्लिम्स में देखा, हिंदुओं में क्या होता है, शादी हो गई, पूरे फिर ये सब होता है। अगर वहां पर लड़ाई हो गई, फिर डाइवर्स होता है, तो कोर्ट कहता है 6 महीने रह के देख लो वगैरह वगैरह, फिर एक लंबा प्रोसीजर है। वही मुस्लिम्स में कैसे हुआ करता था अब तक, तलाक तलाक तलाक, रुक रुक रुक, तुम यहाँ खड़े रहो 2 मिनट रुको। तलाक तलाक तलाक, कबूल है कबूल है कबूल है, हो गया दोबारा निकाह, है ना, हो गया नहीं हो गया, फिर थोड़े दिन बाद इधर आ जाओ, तलाक तलाक तलाक, कबूल है कबूल है कबूल, होता था ऐसा नहीं होता था। और महिला वर्ग खास करके इससे काफी परेशान था। तो इस वजह से मेरे भाई क्या हुआ कि मान लेते हैं अगर सबके लिए रिलीजियस कोड्स भी समान हो जाएं, सबकी सभी धर्मों के लिए, तो उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। कि सिविलियंस के लिए जो कानून है सरकार जो बना रही है वो तो सबके लिए समान है, आर्टिकल 14 कह रहा है, लेकिन यहाँ पर रिलीजियस कोड्स भी सेम हो जाएं तो वही होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और एकमात्र भारत में राज्य कौन सा था जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड था, गोवा। लेकिन कुछ दिन पहले उत्तराखंड ने भी इसको लागू कर दिया है। नाउ गोवा प्लस उत्तराखंड ये दोनों हैं, गोवा भी है और प्लस उत्तराखंड भी है। तो भारत के अब प्रेजेंट टाइम में कितने राज्यों में लागू है, 2 राज्यों में, दैट इज गोवा और उत्तराखंड। आगे बात समझ में, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बाकी और राज्य कह रहे हैं लेकिन अभी लागू फिलहाल 2 में ही है। आर्टिकल 48 ए जो है ना, ए, ये 48 नहीं है, 48 ए है। तो ये कहता है एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। गधा है एक हमारे पास जो 15 मिनट से क्वेश्चन कर रहा है, सर बुक बता दो, इसकी बुक बता दो, बुक बता दो। तो बेवकूफ और 1 नंबर के गधे आदमी, तू जिस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है वैसे तो तुझे बुक की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी लेनी है और तुझे बुक से पढ़ना है तो पढ़ ले, लक्ष्मीकांत ले ले, है ना, एम लक्ष्मीकांत किताब है, ले ले, पढ़ ले अगर पढ़ सकता है तो। लेकिन जिस हिसाब से तेरी, कह सकते हैं ना, सोच है और जिस हिसाब से तेरा पेशेंस लेवल है, अगर तू कमेंट करता और फिर हो सकता है 1-2 मिनट बाद में, सर मैं आपसे बुक की पूछ रहा था बताया नहीं आपने, तो मैं उसको तुरंत बता देता। लेकिन मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ ना, बुक 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 बुक, पागल हो गया है तू, है ना। या तो तूने भांग वांग पी है उसके बाद तू क्लास लेने आया है, तो वो भांग पीने से क्या होता है ना, वही जिस स्टेट में आप भी हो वो दोबारा रिपीट होती रहती है। हंस रहे हो तो पागल होंगे, हंसते जा रहे हो, सोच रहे हो तो सोच रहे हो, बाथरूम में पड़े हो सोच रहे हो, गिर गए हो कहीं रोड किनारे पड़े हो सोच रहे हो, तो वही स्टेट मुझे तेरी लग रही है। तो ले ले बेटा एम लक्ष्मीकांत ले ले, और मैं तो कहता हूँ क्लास तू ये वाली रिकॉर्डेड ले लेना बाद में, है ना। तू पहले जा और जाके किताब ले ले पहले, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा बाद में हो जाएगा, तू किताब लेके आ पहले, ठीक। सर जब हम कह रहे हैं हम नोट्स करवा रहे हैं, किस लिए लिखवा रहे हैं गधो, हैं। जा जा किताब लेके आ। अब निकला निकला भी नहीं निकला, जल्दी निकल, किताब लेके आ पहले, ये बाद में ले लियो, आधे घंटे बाद ले लियो क्लास। आर्टिकल 48 ये कहता है कि इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, यानी वाइल्ड लाइफ का ध्यान रखना है, इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का और वाइल्ड लाइफ का ध्यान रखना है। ये कहता है भैया 48 ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो। 49 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण।
अरे जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, प्लेसेस, ये सब का ध्यान रखना। जैसे मैं बता रहा था ताजमहल वगैरह। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अब जुडिशरी क्या एग्जीक्यूटिव क्या, अगली क्लास में हम यही तो पढ़ने वाले हैं। कल हम क्वेश्चंस और वो फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम यही पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन बिल्कुल ना ले। जो है सरकार के तीन ऑर्गन्स होते हैं। लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो कानून को लागू करता है, और जुडिशरी मतलब जो कानून की व्याख्या करता है। तो जो कानून को लागू करता है और व्याख्या करता है, उसका एक दूसरे पर दबाव ना हो, वो सेपरेट हो, मतलब सरकार और न्यायपालिका सेपरेट हो, दबाव ना हो, ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकें, ये कहता है। और 51 कहता है कि विश्व मंच पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना है। ठीक है, ये थे आपके डीपीएसपी भाई। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको करवा दिया। अब आपको मिलेगा एक होमवर्क। दो आर्टिकल्स में आपको बताऊंगा, दो आर्टिकल्स में आपको बताऊंगा जो आपको होमवर्क में मिलेंगे। एक बार ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलिए होमवर्क दिया जाए आपका। आपको गूगल से पढ़ना है। कैसे? गूगल पे जाओगे, टाइप करोगे सीधा आर्टिकल, और वो आर्टिकल आपको डिस्क्राइब करेगा, वो आपको पढ़ना है। अगर समझ नहीं आएगा तो मुझसे पूछना है, ठीक है? तो आपको पढ़ना है आर्टिकल नंबर 45। एक तो दो आर्टिकल्स बताऊंगा आपको पढ़ने के लिए, और एक पढ़ना है आर्टिकल नंबर 46। देख रहे हो, ये आपका होमवर्क है। ये क्या है? कुछ नहीं है। दो आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल 45 पढ़ना है आपको, एक 46 पढ़ना है। ये दोनों क्या कहते हैं, क्योंकि ये दोनों कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें, और लर्निंग की हैबिट को हमेशा जीवन में बनाए रखें। राम राम मेरे भाई सभी को। टाटा बाय बाय, जय हिंद। क्या कह रहे हो, 6 अगस्त को दिल्ली? हाँ भाई, बिल्कुल आएंगे। और अभी तो आज और कल नहीं है, कल शाम को निकलेंगे हम, और 6 अगस्त को दिल्ली जरूर पहुंचेंगे मेरे भाई। मॉर्निंग में। मॉर्निंग में क्या, मैं तो 5 की रात को ही पहुंच जाऊंगा, कल रात को मतलब ना। तो आज नहीं मेरे भाई, 6 तारीख को, ठीक है? आज सुनिए, मैं कल निकलूंगा यहाँ से, और कल तो आपकी क्लास में लूंगा, आपकी क्लास लेने के बाद ही निकलूंगा, ठीक है? आपकी जो क्लास है इसको लेने के बाद निकलूंगा मैं, और रात को पहुंच जाएंगे 5 को हम, और 6 तारीख को सुबह में आपको वहीं मिलेंगे, ठीक है? चलिए भाई, राम राम सभी को।